गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप शेख द्विवेदी महावीर कॉलेज से DLED 4th सेम। आज का टॉपिक यूनिट 1 से है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उससे पहले आप जानेंगे कि पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है। तो पारिस्थितिकी के बारे में बताया गया है कि वातावरण के समस्त जीवों एवं वातावरण के मध्य जो अंतःक्रिया संपन्न होती है उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द के बारे में सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने बताया कि जो अंतःक्रिया है वो कार्बनिक, अकार्बनिक और वातावरण के संबंधों का अध्ययन को दर्शाता है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि जलवायु, जंतु, मिट्टी और पौधों के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं वह हमारे पारिस्थितिकी के विषय में बताते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको अर्नेस्ट हैकल ने बताया कि जो हमारे कार्बनिक, अकार्बनिक और वातावरण के जो मध्य जो अंतर संबंध हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वह पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन 1935 में A.G. टैंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई। उन्होंने बताया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह एक खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का लगातार इनपुट तथा आउटपुट होता रहता है। तथा इन्होंने ये भी बताया गया इसकी संरचना में मूल 3 संगठक होते हैं। पहला है ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और भौतिक संगठक। तो ये इस बात को स्पष्ट होता है कि हमारे वातावरण में जितने भी जीव जंतु हैं कहीं ना कहीं वो आपस में अंतःक्रिया करके एक दूसरे पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के बाद हम लोग अब परितंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, अब अपना टॉपिक अगला है परितंत्र के घटक। इसके अंतर्गत पहले हम परितंत्र के विषय में सीखेंगे। जैसा कि बताया गया है कि जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई जो रचना होती है उसे परितंत्र कहते हैं। तो परितंत्र के घटक के बारे में एक चार्ट के माध्यम से मैं छात्रों समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा परितंत्र का घटक है वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। स्टूडेंट, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि परितंत्र के मुख्य 2 घटक हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। सर्वप्रथम हम अजैविक घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अजैविक घटक को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। आप देख रहे हैं कि भौतिक घटक के अंतर्गत हमारे वातावरण में जो उपस्थित है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वायु एवं स्थलाकृत आकृति। स्टूडेंट, अभी आप भौतिक घटक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी प्रकार से अकार्बनिक घटक जो हैं वो हमारे जल है, मृदा है, गैसें हैं, खनिज है, चट्टान है और तत्व। इसी प्रकार से कार्बनिक घटक के अंतर्गत देखेंगे जो हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ह्यूमस है और हमारी यूरिया आदि। अगर अब हम बात करते हैं जैविक घटक की, तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पाद आते हैं। उत्पाद हमारे समस्त हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरे हैं उपभोक्ता जो हमारे उत्पादकों पर निर्भर हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और लास्ट है हमारे अब घटक जीवाणु और कवक जो समस्त जो भी उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको नष्ट करने में
अपना विशेष योगदान देते हैं। छात्रों, अब हम लोग इसी क्रम में आगे अपना टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, अपना अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वपोषित संगठक, जिसके अंतर्गत समस्त हरे पौधे आते हैं, और दूसरा जो हमारा है परपोषित संगठक। परपोषित संगठक वे संगठक होते हैं जो समस्त हरे उत्पादक के ऊपर निर्मित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को समझने के लिए एक चार्ट के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका स्थलीय, दूसरा जलीय और तीसरा मानवीकृत है। छात्रों, स्थलीय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वन, घास के मैदान और मरुस्थल। इसी प्रकार से हम लोग जलीय संगठक के अंतर्गत भी देखेंगे, तो जलीय संगठक में आप देखेंगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, अलवणीय जल और लवणीय जल। अगर अलवणीय जल की बात करें तो इसके अंतर्गत तालाब, झील और झरना। इसी प्रकार से लवणीय जल के अंतर्गत देखेंगे लवण झील, समुद्र और ज्वारमुख। अगर मानवीकृत की बात कही जाए तो इसमें आप देखेंगे कि मानव के द्वारा निर्मित है, कृषि खेत हैं, जल जीवाश्मशाला जिसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं, और अंतरिक्ष भी है। अगर हम लोग जल की बात कही जाए तो हमारे पृथ्वी जलमंडल का जो भाग है कम से कम ये मान लीजिए 71%, और अगर जलीय परितंत्र की बात की जाए तो 71% है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए विश्व का विशालतम जो परितंत्र है वह समुद्र है, क्योंकि यह जल का 71% में विशेष योगदान देता है। और समुद्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा लवणता है वो सोडियम क्लोराइड की है। तो छात्रों, इसी प्रकार से हम लोग अगला टॉपिक का भी अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट, अपना जो अगला टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला के विषय में जानने से पहले हम लोग जानेंगे खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिसमें किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये बात भी स्पष्ट है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जैसे छात्रों, आप देख रहे हैं कि घास को जो है टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाता है। तो यहाँ पे जो घास है वो उत्पादक है, टिड्डा आपका प्रथम उपभोक्ता है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, सर्प तृतीय उपभोक्ता है। बताया गया है कि तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की श्रृंखला में होता है और जिसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसी के आगे अध्ययन करेंगे खाद्य जाल क्या है। तो खाद्य जाल के अंतर्गत आप देखेंगे कि जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आड़ी तिरछी जुड़कर एक खाद्य जाल के समान संरचना बनाती हैं तो उसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। इसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ऊर्जा से संबंधित एक नियम है जो पूछा जाता है, जिसे 10% लॉ भी कहते हैं। तो 10% लॉ लिंडमैन ने दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो जीवधारी होते हैं वो 90% ऊर्जा का उपयोग करते हैं और 10% ऊर्जा ही सुरक्षित रख पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। मान लेते हैं कि घास के अंदर 100 किलो कैलोरी की ऊर्जा है, उसी प्रकार से टिड्डे में देखेंगे 10 किलो कैलोरी की ऊर्जा है, उसी प्रकार से मेढक में देखेंगे 10 किलो कैलोरी ऊर्जा है और सर्प में भी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जीवधारियों के द्वारा
जो भी ऊर्जा है 90% उपयोग की जा रही है और 10% ही खाने वाले को प्राप्त होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भी हमारे शाकाहारी हैं और जो भी हमारी शाकाहारी भोजन होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। अतः छात्रों में बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो आप अत्यधिक ऊर्जा को प्राप्त कर सकेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे, अपना टॉपिक है पिरामिड। पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में समझेंगे भी। स्टूडेंट, अपना नया टॉपिक है पिरामिड। पिरामिड के बारे में बता रहा हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक के बीच उनकी संख्या, भार एवं ऊर्जा के दृष्टिकोण में से जो पारस्परिक संबंध होता है उसे प्रकट करने के लिए हम लोग पिरामिड का प्रयोग करते हैं। पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे जीव संख्या के आधार पर पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। पहले हम देखेंगे जीव संख्या पिरामिड। इसके अंतर्गत देखेंगे जो सबसे नीचे पायदान पे है कीट है, कीट के बाद हैं उभयचारी, इसके बाद हैं आपके सर्प और पक्षी। आप देखेंगे इसमें कीटों की संख्या अधिक होती है, उससे कम आपके कीट होते हैं, फिर उभयचारी प्राणी होते हैं और सबसे ऊपर ऊंचाई पर है पक्षी। जैव भार के आधार पे आप पिरामिड देखेंगे तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे पायदान पे वनस्पति है, फिर वो हिरण है, फिर सिंह है। अब इसमें देखेंगे जो जैव भार है तो उसमें आप देखेंगे वनस्पतियों का भार संख्या में, क्षेत्रफल में अधिक पाया जाएगा, उससे कम हिरण पाए जाएंगे और सबसे कम जो होगा वो सिंह होगा। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा पिरामिड देखते हैं। तीसरे पिरामिड के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सबसे नीचे पाए जाएंगे आपके बृहद वनस्पतियां पाई जाएंगी, उसके बाद आपके शाकाहारी छोटे जंतु पाए जाएंगे, उसके बाद कुछ छोटे मांसाहारी पाए जाएंगे और जो सबसे ऊंचाई पर ऊंचे पायदान पर है वो आपके उच्च मांसाहारी है। इस प्रकार से छात्रों आपकी यूनिट फर्स्ट की पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस किसी टॉपिक में कोई समस्या है तो आप अपना क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और आज की क्लास के लिए धन्यवाद। और आपके नए पार्ट के साथ आपके यूनिट 2 की क्लास शुरू की जाएगी।